हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीके क्लासेस मैथ चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मैथ की तीसरी प्रश्नावली, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले देखो, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसी समीकरण जिसकी घात एक होती है, इसमें एक घात होती है, जैसे x + 5। तो इसमें कोई घात नहीं है, मतलब इसकी घात कितनी है? एक। तो इस समीकरण को हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण युग्म। लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें कितने चर है? एक चर है। लेकिन यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात हो रही है। जैसे चर हमने दो ले लिया, x + 5 प्लस x + y + 5। तो इसमें कितने चर हो गए? 1 2। तो ये समीकरण जो है वो क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब फिर आता है युग्म। युग्म का मतलब होता है कि ऐसी दो चर वाली दो समीकरण होते हैं और दो समीकरणों को एक साथ मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक युग्म बन जाता है। जिस प्रकार x + 5, जिस प्रकार x + y + 5 और एक हो गया 2x + 3y + 6। तो ये क्या बन गया? इसका एक युग्म बन गया। इसे ही हम कहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका व्यापक रूप यह होता है कि a1x + b1y + c, a2x + b2y + c2, ये c1। तो ये इसका क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है। और ये व्यापक रूप तीन प्रकार से खंडित किया जाता है। पहला है प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं। तो प्रतिच्छेद रेखाएं किसे कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं उसे कहते हैं जो ऐसी दो रेखाएं हमारे पास, ऐसी दो रेखाएं जिसको, ऐसी दो रेखाएं जो कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर। ऐसी दो रेखाएं जो ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, उसे कहते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। तो ये एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब उसका हल क्या होगा? केवल एक हल होगा। एक पर प्रतिच्छेद कर रही है तो केवल एक हल। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इन सब के मान एक दूसरे के क्या नहीं होते हैं? बराबर नहीं होते हैं। यानी a1 का मान जो है वो a1/a2 का मान जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं होता है। फिर आता है 2 नंबर होती है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाएं किसे कहते हैं? ऐसी रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर समाई हुई होती है। एक रेखा ये है और जो दूसरी रेखा है वो भी इसके ऊपर, मतलब दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर होती है समाई हुई, उसे क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं कहते हैं। अब ये एक दूसरे के ऊपर है तो ये यहाँ पर भी प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ये अनंत बार प्रतिच्छेद कर रही है। कितनी बार? अनंत बार, अनगिनत बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसको अनंत बार, देखो यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद कर रही है तो हल कितने थे? एक। लेकिन ये अनंत बार प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका पहला कंडीशन ये हो गया कि इसके हल जो है वो अनेक है, अनेक हल है। ठीक है। और फिर 2 नंबर कंडीशन ये हो गई कि अनेक बार हल करें। देखो मतलब ये एक दूसरे के ऊपर समाई हुई है, इसका मतलब इसकी पहली और दूसरी दोनों समीकरण क्या होगी? एक दूसरे के समान होगी। मतलब एक दूसरे के ऊपर है, और एक दूसरे के ऊपर कब आती है? जब दोनों समीकरण एक दूसरे के समान होती है। तो यानी a1/a2 का मान बराबर होगा किसके? b1/b2 के और c1/c2 के। यानी इसके ये तीनों मान एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर आती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, लेकिन उनके बीच की जो दूरी है ये वाली, ये क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जितने इधर है उतनी दूरी में ये होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये इधर से तो इतनी है और इधर जाते ही ऐसे हो जाएगी। ऐसे होगी तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेद हो जाएगी। तो ऐसी दो रेखाएं जो समान दूरी पर हो और कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है तो उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अब ये बताओ, ये एक बार प्रतिच्छेद कर रही तो केवल एक हल है,
ये अनेक बार प्रतिच्छेद कर रही है तो अनेक का हल है। ये कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसका मतलब इसका पहला कंडीशन इसकी क्या होगी, इसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और ये प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है, इसके कोई हल भी नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन है कि इसमें a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के तो बराबर होता है। a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर होता है, लेकिन इन दोनों का मान c1 बटा c2 के क्या नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। पहले दो मान बराबर हो सकते हैं, लेकिन तीसरा मान जो है वो इन दोनों के बराबर नहीं होता है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए समीकरण में तो वो समांतर रेखाएं हैं। अगर तीनों ही मान बराबर आ रहे हैं तो वो समपाती रेखाएं हैं। अगर पहले वाले दो ही मान अलग अलग आ रहे हैं तो वो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। फिर इसका एक 3 नंबर कंडीशन और होता है, और वो है कि ये निकाय किस प्रकार का है, संगत है या असंगत है। तो जिसमें हल होते हैं वो तो होता है संगत, और जिसके कोई हल नहीं होता है वो क्या होता है, असंगत होता है। तो इसमें एक हल है, तो ये क्या है, एक संगत है। इसमें अनेक हल है तो ये क्या हो गया, संगत हो गया। और इसमें कोई हल है ही नहीं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, असंगत हो गया, असंगत। देखो हमारे पास ये मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, तीनों ही पहला जो है वो एक प्रतिच्छेद रेखा का है, दूसरा संपाती रेखा का है, और तीसरा है एक समांतर रेखा का। तो हम पहले इस एग्जांपल को करते हैं। तो इसको हम पूरे युग्म को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये होगी समीकरण 1। अब हम लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप लिखते हैं। व्यापक रूप होता है क्या है, व्यापक रूप होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करेंगे, तुलना। तो तुलना कैसे करेंगे, पहले इस ऊपर वाले समीकरण की इसके ऊपर वाले से, और इसके नीचे वाले समीकरण की इसके नीचे वाले से। तो इधर देखो x के गुणा में a1 है, इधर x के गुणा में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब a1 का मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा, मतलब कुछ नहीं है, गुणा में तो 1 तो है ही है। फिर b1 का मान निकालते हैं, इसके देखो y गुणा में b1 है, इसके y की गुणा में क्या है, 2 है, और वो भी किसका है, माइनस का। तो यहाँ पर b1 का मान आ जाएगा माइनस का 2। फिर c का मान c1 का निकालते हैं, तो c1 की जगह क्या है 5, प्लस का तो 5 आ जाएगा। फिर हम निकालते हैं a2 b2 और c2 का मान, यानी इस नीचे वाले समीकरण का इसके नीचे वाले समीकरण से साथ तुलना करते हैं। तो यहाँ पर a2 का मान कितना आ जाएगा, कुछ गुणन नहीं है तो 1। फिर आ जाएगा b2 का मान माइनस का 3, और c2 का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या कंडीशन थी, पहले तो हम निकालते हैं a1 बटा a2 का मान। तो देखो a1 का मान 1 है, बटा a2 का मान भी 1 है, तो 1 बटा 1 आएगा। फिर हम निकालते हैं b1 बटा b2 का मान। तो b1 का मान है माइनस का 2, और b2 का मान है माइनस का 3। तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो आएगा 2 बटा 3। फिर हम निकालते हैं c1 बटा c2 का मान। तो c1 का मान तो है 5, और c2 का मान है 6। अब बताओ मुझे, कोई भी मान, तीनों मान एक दूसरे के क्या नहीं है, बराबर नहीं है, यानी a1 बटा a2 का मान बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 का, और ये भी मान बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के। तो ये तीनों मान एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम इतना ही लिखेंगे, मतलब तीनों ही लिख सकते हैं और इतना भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का ही मान बराबर नहीं आ रहा है, तो यहीं से हम कह सकते हैं, कोई पहले वाले दो ही मान अगर बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन उसी में होती है जो एक प्रतिच्छेद रेखाएं होती है। तो हम लिखेंगे यह प्रतिच्छेद रेखाएं है। प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तो इसके हल कितने होंगे, इसके केवल एक ही हल होगा। कितने हल होंगे, केवल एक हल। क्या ये निकाय संगत है या असंगत, जिसके हल होते हैं वो क्या होता है, संगत होता है।
तो यह निकाय संगत है। तो मैंने यहाँ पर इसमें तीनों कंडीशन एक साथ करवा दी है। ये एक प्रतिच्छेद रेखा है, इसके केवल एक हल है, और एक निकाय कैसा है, संगत है। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ऐसे हमें क्वेश्चन दिए होंगे और इनमें से हम इन तीनों में से कौन सा भी प्रश्न पूछ सकता है। ऐसा पूछ सकता है कि क्या ये जो समरैखिक दो चरवाल रेखिक समीकरण युग्म है वो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, या फिर संपाती रेखाएं हैं, या फिर समांतर रेखाएं हैं। तो आपको सरल करके बताना है कि ये कौन सी है। तो यहाँ पर ये कौन सी है, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। फिर ऐसा आ जाएगा कि ये ऐसा प्रश्न दे देगा, बोलेगा कि इसके कितने हल है, केवल एक हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है। तो आप उन तीनों में से सरल करके बताना। अगर प्रतिच्छेद रेखा आ रही है तो केवल एक हल है। फिर है कि ये निकाय संगत है या असंगत, इसके लिए भी आपको ये निकालना पड़ेगा, निकाल करके बताना पड़ेगा कि पहले बताना पड़ेगा कि प्रतिच्छेद है या नहीं। अगर ये प्रतिच्छेद है तो ये इसका एक हल होगा, और हल है तो इसका मतलब ये निकाय क्या है, संगत है। फिर हम इसी प्रकार इसका दूसरा भाग करते हैं। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहां पर भी देखो इसका व्यापक रूप लगाएंगे, ये सेमी व्यापक रूप लगेगा। तो इस समीकरण 1 की 2 से तुलना करेंगे ना, तो हम a1 a2 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान, a1 का हो जाएगा 3, a2 का हो जाएगा b1 का हो जाएगा 4, और c1 का हो जाएगा 5। फिर a2 का मान हो जाएगा 6, और b2 का मान हो जाएगा 8, और c2 का मान हो जाएगा 10। तो अब हम निकालेंगे a1 बटा a2 का। तो a1 बटा a2 3 बटा 6। अब ये कट रहा है, एक तीर तेरी बेतरी 6, यानी 1 बटा 2 आएगा। एक बार कट रहा है, ये 2 बार। फिर हम निकालेंगे b1 बटा b2 का। तो 4 बटा 8, ये भी कट रहा है, 1 चौक 2 चौक 8, यानी 1 बटा 2। फिर हम निकालेंगे c1 बटा c2 का। तो यहाँ पर 5 बटा कितना आ रहा है, 10, ये भी कट रहा है, 1 बटा 2 बार, 5 2 10, यानी 1 बटा 2। अब इसमें क्या है, a1 बटा a2 का मान कितना है, 1 बटा 2। b1 बटा b2 का मान कितना है, 1 बटा 2, और c1 बटा c2 का मान भी कितना है, 1 बटा 2। यानी तीनों का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तीनों का मान समान कौन सी कंडीशन में आता था, संपाती रेखाएं में आता था। तो इसका पहला कंडीशन, ये कौन सी रेखाएं है, संपाती रेखाएं हैं। कौन सी है, संपाती रेखाएं। दूसरी कंडीशन ये थी जो यहाँ पर ये दे रखी है। इसकी दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि इसके हल कितने हैं। तो संपाती रेखा में क्या कंडीशन थी, अनेक हल थे। क्या कंडीशन थी, अनेक हल। तो इसमें दूसरा प्रश्न ये हो जाएगा कि अनेक हल है, अनेक हल है। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि ये निकाय संगत है या असंगत। तो यहाँ पर जिसमें हल होते हैं, चाहे एक हो या दो हो या अनंत हो या अनेक हो, तो वो क्या होता है, हमेशा निकाय संगत होता है। तो इसके अनेक हल है, यानी हल है तो इसका मतलब ये संगत है। इस प्रकार इसके 3 प्रश्न हो जाते हैं। इस पूछ लेंगे कि ये कैसी रेखाएं हैं, इसके कितने हल है, ये निकाय कैसा है, संगत है या असंगत। तो यहाँ पर आपको ये सरल करके पता चलेगा कि ये कैसी है। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कैसी रेखा कैसी है, संपाती है तो संपाती, अगर प्रतिच्छेद है तो प्रतिच्छेद, और एक तीसरी हम बात करेंगे समांतर की। तो यहाँ पर ये समांतर आएगा, देखते हैं कैसे आएगा समांतर। तो इसमें भी देखो मैं इसकी तुलना करूंगा तो a1 का मान आ जाएगा 2, b1 का मान आ जाएगा -4, और c1 का मान आ जाएगा 5। फिर a2 का मान आ जाएगा 2, 4 आ जाएगा, और b2 का मान आ जाएगा -8, और c2 का मान आ जाएगा 15। तो यहाँ पर मैं a1 बटा a2 का निकालूंगा तो आएगा 2 बटा 4, और ये कट के आ रहा है 1 बटा 2। फिर मैं निकालूंगा b1 बटा b2 का। तो यहाँ पर -4 बटा -8, ये कट के माइनस माइनस प्लस, और 4 में 8 का भाग देंगे तो 1 2 बार जाएगा, यानी 1 बटा 2। फिर मैं निकालूंगा c1 बटा c2 का। तो c1 बटा c2 का 5 बटा 15, ये कट के, और 1 बटा 5 3 15, यानी 5 बटा 3 आ रहा है। तो इसमें a1 बटा a2 का मान तो b1 बटा b2 के बराबर आ रहा है, यानी a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर आ रहा है। लेकिन c1 बटा c2 का मान बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका मान 1 बटा 3 है। इन दोनों का तो 1 बटा 2 1 बटा 2 है, लेकिन इसका मान 1 बटा 3 है, तो ये मान बराबर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या था कि वो रेखाएं कैसी थी, समांतर रेखाएं थी, समांतर
रेखाएं हैं। ऐसी कंडीशन में रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती है। और फिर दूसरी बात यह है कि इसके हल कितने हैं। तो समांतर रेखाएं में क्या होता था, वो कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही थी। प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो उसके कोई हल भी नहीं है, उसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और फिर बताएंगे कि निकास संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत में क्या था, अगर हल है तो संगत है, अगर कोई हल है ही नहीं तो असंगत है। तो इसके कोई हल नहीं है तो ये कैसा होगा, असंगत हो जाएगा। हम पढ़ेंगे तीसरी प्रश्नावली के एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राह्य विधि द्वारा हल कीजिए। तो यहाँ पर हम एक समीकरण एक इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को ग्राह्य विधि द्वारा हल करेंगे। तो ग्राह्य विधि द्वारा क्या होता है कि पहले हम मान लेंगे समीकरण x प्लस 3y बराबर 6, इसको मान लिया मैंने 1। तो इसको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो सरल करेंगे x बराबर, ये 3y इधर प्लस का है, जैसे उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 6 माइनस 3y। तो इसको हम समीकरण थोड़ा सरल करके इसको समीकरण मानते हैं 1। तो अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। देखो एक बार तो y बराबर 0 रखेंगे और एक बार रखेंगे y बराबर 1। हमें दो मान चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम पहले तो हम y बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर y की जगह ही 0 रखना है, बाकी सारी सेम लिखनी है। तो x बराबर 6 माइनस 3 और इस y की जगह क्या रख दिया मैंने, 0। अब देखो 6 माइनस 3 को मैं 0 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 3 को मैं 0 से गुणा करूंगा तो 0, और 6 में से 0 निकालने पर क्या आता है, 6 ही आता है। यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 6। जब मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया, 6 आ गया। इसी प्रकार एक पद और निकालना है। अगर मैंने समीकरण 1 में y बराबर 1 रख दिया, 0 फिर 1 रख देते हैं। 1 रखने पर y बराबर 1 रखने पर तो 1 रखेंगे तो ये समीकरण x बराबर 6 और माइनस 3, यहाँ तक तो सेम ही है, x बराबर 6 माइनस 3, लेकिन y की जगह क्या रखना है अभी, 1, तो a रख दिया 1। तो बराबर 6 माइनस 3 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, और 6 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर जब मैंने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आया मेरे पास, 3। तो इसकी हमारे पास एक सारणी बन जाएगी, और वो सारणी ये है कि इधर ऊपर तो है x और नीचे है y की वैल्यू। तो मैंने जब y का मान 0 रखा तो x का मान मेरे पास आया 6। जब मैंने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आया मेरे पास, 3। ये हमारे पास सारणी बन गई है। अब हम समीकरण लेते हैं दूसरी, कि 2x माइनस 3y बराबर 12। तो यहाँ पर ये 3y माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 12 प्लस 3y। अब ये 2 इसके गुणा में है, ये 2x के क्या है, गुणा में है। जैसे इसको इधर भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, इन दोनों पदों के भाग में आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 12 प्लस 3y, और इन दोनों के बट्टा में क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, दोनों के पदों में भाग में आ जाएगा। अब इसको हम समीकरण नंबर बना देते हैं 2। समीकरण 2 में अगर मैंने y का मान क्या रखा, 0, तो हमारे पास एक x का मान आ जाएगा। समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर हम समीकरण 2 में y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर, बाकी सब सेम ही लिख रहा है, x बराबर y प्लस 3, लेकिन इस y प्लस 3 y की जगह क्या रख देंगे, 0, और बट्टा में क्या रख देंगे, 2। तो यहाँ पर देखो 12 प्लस 3 को मैं 0 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, बट्टा में 2। तो x बराबर देखो 12 और 0 जोड़ेंगे क्या आएगा, कोई भी संख्या के साथ 0 जोड़ेंगे तो वो संख्या सेम ही आती है। तो 12 के साथ 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, बट्टा 2, और 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 बार जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार अगर हम समीकरण इस 2 में y बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब मैंने 1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 1 रखेंगे तो हमारा यहाँ पर ये जो मान है वो भिन्न में प्राप्त होगा। भिन्न में मतलब बट्टा में आएगा,
यानी 4/5 कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, या फिर 15/2 आएगा ऐसा। तो ये मान आएगा तो फिर मतलब इधर 1 रखेंगे, 12 3 15/2। तो यहाँ पर बट्टा में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे, अब y का मान 2 रखेंगे। y बराबर 2 रखने पर y बराबर 2 रखेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर 12 प्लस 3 और इसकी जगह रख दिया 2/2 बराबर। अब देखो 12 प्लस 3 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो 6/2 और 12 और 6 कितने होते हैं 18। 18 में मैं 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास x का मान आ जाएगा। x का मान कितना आएगा 9। तो यहाँ पर एक सारणी और बन रही है और वो सारणी ये है, ऊपर x की वैल्यू नीचे y की वैल्यू। तो जब मैंने y का मान 0 रखा तो मेरे पास x का मान कितना आया 6। जब मैंने y का मान 2 रखा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई 9। अब हम बनाते हैं यहां पर एक ग्राफ। देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है, तो हमें 9 तक संख्या लिखनी पड़ेगी। इनको तो छोटा रखो तो अभी चलेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या तो है ही नहीं, सारी प्लस वाली है। इस तरफ माइनस वाली आती है और इन दोनों में प्लस वाली आती है। तो ये हो गया मूल बिंदु O, इधर हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 1 जगह हो गई 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर यहाँ पर आप जितनी चाहिए 1 लिख दिया, -2 लिख दिया, -3 लिख दिया, -4 लिख दिया, इतनी बहुत है। यहाँ पर भी -1 -2 -3 और -4, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाली कोई संख्या है ही नहीं दोनों में, तो हमें माइनस की जरूरत ही नहीं है, तो हम प्लस वाली की जरूरत है हमें। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इस ग्राफ को देखते हैं, पहले समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 में x के मान है 6, तो x का मान 6 कहाँ पर है, ये इस तरफ वाला, ये वाला कौन सा होता है yx होता है, यानी ये y वाली मान होता है, और ये वाला क्या होता है xx, ये होता है xx, और ये होता है माइनस का xx, यानी माइनस के तो माइनस के x, और ये माइनस का है y है तो माइनस के yx हो जाएगा, माइनस के yx। तो यहाँ पर सबसे पहले x पर 6 आया हुआ है, यानी ये यहाँ पर क्या है 6 है, और तो y का मान कितना आया 0, तो y का मान 0 तो यहीं पर ही रहेगा, यानी एक बिंदु बन जाएगा ये यहाँ पर ही। फिर जब हमने x का मान 3 आया, हमारे पास x का मान कितना आया 3, तब y का मान कितना आया 1, तो ये y का x का मान 3 यहाँ पर है, y का मान 1 यहाँ पर है, मतलब ये इधर और ये इधर, ये लगभग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर है इस पहले इसको हम ग्राफ बना देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं इसकी ग्राफ बना के। ठीक है, मतलब ये लगभग यहाँ पर आ जाएगा। इसका बिंदु हम लिख देते हैं, ये है 3,1, और ये जो बिंदु है वो है 6,0, 6 क्या है 0। अब यहाँ पर देखो दूसरा समीकरण, दूसरे में x का मान 6 है और y का मान 0, तो ये सेम ही बिंदु रहेगा। फिर हमारे पास है, जब मैंने x का मान 9 है, x का मान हमारे पास कितना है 9, तब y का मान कितना 2, ये x का मान 9 यहाँ पर है, y का मान 2 यहाँ पर है, यानी थोड़ा सा ऊपर है इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो जब इसको हम इसकी ग्राफ खींचेंगे तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, इस प्रकार का आ जाएगा। तो ये यहाँ पर बिंदु है वो है 9,2, यानी x का मान 9 है और y का मान 2 है, तो ये ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये कोई रेखा संगत कब होती है, जब उसके हल होता है, एक हो या अनंत हो। तो यहाँ पर ये एक रेखा मतलब ये दूसरे से ये प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब कितने हल है इसके, एक हल है, इसका एक हल है, इसका मतलब ये क्या एक संगत है। तो संगत है तो आपको इसमें x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर आपके पास x का मान तो कितना है 6, यानी x का मान 6 है और y का मान कितना है 0। तो अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये आपको रैखिक युग्म दे रखा है, समीकरण युग्म दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि इसका हल है या नहीं है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसमें आपको पहले हम ये वाला लेते हैं, तो इसका आंसर लिख करते हैं
कि 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। ये हम समीकरण बोले देते हैं 1। अब इस समीकरण 2 को हम पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3x माइनस के 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। ये हो गई समीकरण नंबर 2। इसमें 2 समीकरण है। तो दूसरी समीकरण में क्या है कि अगर इधर भी बटा में 5 है, इधर भी बटा में 5, अगर मैं इस समीकरण 2 को कि दोनों तरफ 5 से क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो समीकरण, तो ये मतलब बटा वाली संख्या हट जाएगी। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, 2 के दोनों पक्षों में 5 की गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में 5 की गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x मतलब 5 × 3x माइनस 5 × 24/5y प्लस 5 × 3/5 बराबर 0 × 5। यानी दोनों तरफ ही 5 की गुणा करनी है। तो 5 को 3 से करेंगे, 5 3 15 x आ जाएगा, माइनस ये 5 से 5 कट कर कितना बचेगा, 24y प्लस ये यहाँ पर भी 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा 3 बराबर 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। अब यहाँ पर देखो आगे, इसमें 24 है, इसमें 15 है, इसमें 3 है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, मतलब 15 में भी 3 का भाग जाता है, 24 में भी 3 का जाता है, 3 में भी 3 का जाता है। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 में बाहर कॉमन लूंगा तो इधर क्या बचेगा 5, मतलब 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 जोड़, तो 5x माइनस 24 में 3 का भाग देंगे तो 8 बार जाता है, 8y प्लस 3 में 3 का देंगे तो 1 बार जाता है बराबर 0। अब ये 3 गुणा में इधर आएगा तो इसके भाग में, और 0 में 3 का भाग देंगे, मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है, मतलब ये 3 इधर आएगा तो 0 में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इतना पद बचेगा, यानी 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर क्या बचेगा 0। अब देखो ये समीकरण नंबर हम करते हैं 3। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो समीकरण 1 और 3 बराबर है, इसका मतलब समान है, इसका मतलब ये इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, एक दूसरे के संपाती आएगा। अगर ग्राफ संपाती आएगा तो उसके हल कैसे होंगे, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर हमें इसमें क्या लिखना है, लिखना है कि समीकरण 1 व समीकरण 3 समान है, अंतः यह संपाती है, संपाती है, अंतः यह संपाती है। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई है, ठीक है। तो जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक में कितने नग खरीदे, प्रत्येक ने कितने नग खरीदे हैं, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या है वो खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से कितनी है, 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुने से, यानी 4 गुने से कितनी कम है, 4 ही कम है। तो सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदे। तो आपको देखो क्या मानना है कि पैंटों की संख्या को हम मान लेंगे x और स्कर्टों की संख्या को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि माना स्कर्ट्स, पहले पैंट दे रखा है, पैंटों की संख्या मानते हैं, माना पैंटों की संख्या x तथा स्कर्ट की संख्या y है। तो इसमें पहली शर्त क्या है, फर्स्ट शर्त के अनुसार, मतलब प्रश्न में फर्स्ट शर्त क्या दे रखी है, पहली शर्त यह है
कि स्कर्ट की संख्या हमने क्या मानी y। जो स्कर्ट की संख्या है वो पेंटों की संख्या की दुगुनी, पेंटों की संख्या x है, इसकी दुगुनी करेंगे तो कितना आएगा 2x, दुगुना करेंगे तो 2x, और दुगुने से कितने कम है 2 कम है, कम है इसका मतलब क्या है माइनस, अगर अधिक होता तो प्लस और कम है तो माइनस। तो ये होगी समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण इसकी क्या हो जाएगी, दूसरी शर्त है कि स्कर्ट की संख्या क्या है y। सेकंड शर्त है कि स्कर्ट की संख्या है वो y, जो है वो पेंट की संख्या कितनी है x, और x की 4 गुनी यानी 4x, और माइनस कितनी कम है 4 कम है यानी -4 है। ये समीकरण नंबर हो जाएगी हमारे पास। तो अब इन दोनों समीकरणों में हमें क्या करना है, x और मतलब यहाँ पर आपको बताने हैं कि ये जानने के लिए इच्छुक है इनकी सहेलियां कि इसमें कितने पेंटों की संख्या और कितने स्कर्ट्स की संख्या है। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ में जहां पर ये दोनों एक दूसरे की तो 2 लाइन बनेगी, एक इसकी लाइन बनेगी एक इसकी रेखा बनेगी ग्राफ में, तो दोनों लाइन जहां पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी ना, तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि स्कर्ट की और पेंटों की संख्या कितनी है। तो समीकरण 1 में यदि हमने x बराबर क्या मान ले, देखो ये सरल की हुई है, तो समीकरण 1 में y x बराबर रख देते हैं। अभी x बराबर है, इधर x है तो x बराबर 0 रखने पर जब हम समीकरण 1 में x का मान 0 रखेंगे तो हमारे पास y बराबर 2, इस x की जगह मैं रख दूंगा 0 -2, तो y बराबर 2 को मैं 0 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो 0 -2, और 0 में से कोई संख्या घटा रहे हैं तो वो सेम ही आएगी यानी -2 ही आएगा। तो यहाँ पर देखो y का मान हमारे पास जो आया है वो कितना है -2 आ गया। अब यहाँ पर अगर हमने समीकरण 1 में x का मान रख दिया 1, देखो 2 मान की जरूरत है, हमें कम से कम 2 मान तो निकालने ही पड़ेंगे। यदि समीकरण 1 में मैंने x बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर तो 1 रखेंगे तो y बराबर 2, और इस x की जगह रख दिया मैंने 1 और -2, तो y बराबर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा -2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, यानी y का मान कितना आ गया 0। तो हमारे पास एक सारणी ही बन जाती है इसकी कि जब मैं x का मान 0 रखता हूं तो y का मान आता है मेरे पास -2, और जब मैं x का मान 1 रखता हूं तो y का मान कितना आता है मेरे पास 0। अब हम लिख करते हैं समीकरण नंबर 2 को सरल। तो समीकरण 2 में यदि मैं x का मान क्या रखूं 0 रखूं, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर y बराबर क्या है 4, और x की जगह क्या रख दिया 0 -4, x की जगह 0 -4, तो यहाँ पर 4 को मैं 0 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 0 -4, और 0 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा -4 ही आएगा। अब मैं यदि समीकरण 2 में x बराबर 1 रखूं, x बराबर 1 रखने पर तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखो y का तो y आ जाएगा बराबर 4, और x की जगह क्या रख देंगे हम 1 -4। अब 4 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 और -4, तो y बराबर 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 ही बचेगा। तो यहाँ पर इसकी समीकरण क्या बन जाती है, सारणी की x और y, जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान -4, और जब मैंने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया 0। तो यहाँ पर क्या सारणी बनती है, देखो इसमें क्या ग्राफ क्या बनता है, हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखो इसमें क्या ग्राफ बनता है, ये तो हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा yx, ये हो जाएगा xx, और ये हो जाएगा माइनस का yx, और ये इसका मूल बिंदु O हो जाएगा।
अब देखो सबसे बड़ी संख्या है माइनस की 4, यानी 4 तक हम संख्या लिखेंगे। ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3 और ये हो गई 4। तो इसमें ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3 और ये 4। यहाँ पर देखो माइनस वाली संख्या भी आई हुई है, तो माइनस की 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 2, 3 और माइनस का 4। तो यहाँ पर देखो पहले इस सारणी से करते हैं। देखो x का मान 0 है तो y का मान क्या है, माइनस का 2 है। x का मान 0 होगा इस लाइन पर और y का मान माइनस का 2 कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर हो गया। और फिर दूसरा है कि x का मान 1 है तो y का मान 0 है। x का मान 1 है तो y का मान क्या है, 0, यानी ये यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका हम ग्राफ खींचते हैं तो हमारे पास क्या आता है ग्राफ, ये इस प्रकार का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, देखो ये है रफ कार्य, तो थोड़ा आगे पीछे होता है एडजस्ट हो जाएगा। फिर है हमारे पास दूसरे समीकरण का ग्राफ क्या है, दूसरे समीकरण का ग्राफ है कि जब हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान माइनस का 4 आता है, यानी इसमें x का मान 0 होगा इस रेखा पर और यहाँ पर y का मान 4, ये ग्राफ हो जाएगा इसका। और फिर है x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 0, तो ये तो सेम ही आना है, ये सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, खींचते हैं, नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया। हाँ ये ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ। तो यहाँ पर देखो इस बिंदु पर ये दोनों मिल रहे हैं और ये बिंदु है कौन सा, 1,0, यानी x का मान 1 है, y का मान 0 है। और ये वाला बिंदु है 0,-2 और ये जो बिंदु है वो 0,-4 है। तो यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है, 1,0 पर। इसका मतलब x का मान तो है 1, पहले जो आता है वो x का मान है, बाद में जो आता है वो y का मान है। तो x का मान 1 है और y का मान 0, यानी यहाँ पर पेंटों की संख्या तो 1 है लेकिन इस कट को संख्या कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अंतः पेंटों की संख्या x बराबर 1 तथा इस कर्क की संख्या y बराबर 0 है। ये